जय हिंद साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा अध्याय 4 जिसका नाम है 3 वर्ग। ये अध्याय कक्षा 11वीं का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में आप चल रहे हैं यूरोप के उस भेदभाव को समझने जिसने यूरोप में एक नई क्रांति को जन्म दिया है, एक नए रास्ते पर यूरोप को लेके गया है, यूरोप को एक नई दिशा और दशा दी है। किसने? इस अध्याय ने। यूरोप आज जो दिखता है आपको इतना आधुनिक, इतना विकसित, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस अध्याय और इस शोषण की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम चल रहे हैं इस चीज को समझने कि यह अध्याय आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है। यह यूरोप पर आधारित अध्याय है। ये पूरा का पूरा अध्याय कहां पर आधारित है? यूरोप पर, जिसे आज हम पश्चिमी दुनिया कहते हैं ना, जहां पर इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सारे देश कहां हैं? ये सारे के सारे यूरोपीय देश है। तो ये चैप्टर प्रमुख तौर पर यूरोपीय देशों पर आधारित है। इसमें चल रहे हैं हम 3 वर्गों के बारे में पढ़ने, 3 क्लासेस के बारे में पढ़ने। एक है अपर क्लास जिसमें प्रीस्ट आएंगे, फिर एक है मिडिल क्लास जिसमें रूलर क्लास आती है, जिसमें रूलर क्लास, और एक है लोअर क्लास जिसमें किसान और मजदूर आएंगे। तो चल रहे हैं हम इसको समझने, इस सिस्टम को समझने, यूरोप के इस सिस्टम को समझने कि किस प्रकार से 2 वर्गों ने एक वर्ग का कैसे शोषण किया है, कुछ चुनिंदा लोगों ने किस प्रकार से अपनी ताकत का नाजायज प्रयोग करते हुए इन लोगों का शोषण किया है। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में क्या है और कैसे यूरोपीय समाज इन 3 वर्गों में विभाजित होता है। इस अध्याय में 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का वर्णन किया गया है। 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। कौन से परिवर्तन? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में आपको यहां पर चल रहा है बताने ये अध्याय। किस समय कालखंड का? 9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, और कहां पर? पश्चिमी यूरोप में। समझ में? इनको अंडरलाइन कर लो, ठीक। प्रारंभ में सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु भूमि पर नियंत्रण था। प्रारंभ में समाज पर नियंत्रण का सबसे प्राथमिक तरीका क्या था? भूमि पर नियंत्रण। देखो, दुनिया में आज भी यही सच है, कल भी यही सच रहेगा और परसों भी यही सच रहेगा। ये सच कभी नहीं बदलेगा, ये सच कभी नहीं बदल सकता है। जिसके पास जमीन है वो ही इस दुनिया का शासक है। जिसके पास जमीन है वो ही इस दुनिया का शासक है मेरे भाई। ये बात बखूबी आज जान लो, कल जान लो, परसों जान लो, जिंदगी भर जान लो। यही सत्य है और यही सत्य रहेगा। जो जमीन पर नियंत्रण रखता है वो ही समाज पर नियंत्रण रखता है। ये भारत में भी सत्य है, ये दुनिया के हर कोने में सत्य है, कहीं पर भी ये असत्य नहीं है। तो आज भी भूमि सबसे बड़ा संसाधन है और कल भी भूमि बहुत बड़ा संसाधन रही है। कल भी भूमि बहुत बड़ा संसाधन रही है और आज भी भूमि बहुत बड़ा संसाधन है। समझ में आई बात? कल भी भूमि सबसे बड़ा संसाधन, फिर से बोल रहा हूं, और आज भी भूमि सबसे बड़ा संसाधन है। जिसके नियंत्रण में जमीन, उसके नियंत्रण में पूरा का पूरा समाज। समझ में आई बात? आगे सुनो। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जब केंद्रीय शक्ति क्षीण हो गई तो सामंत प्रथा का विकास प्रारंभ हुआ। जब रोमन साम्राज्य बर्बाद हो गया तो जो रोमन साम्राज्य में बड़े बड़े पदाधिकारी थे, बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने अपने अधीन ताकत कर ली और उन्होंने अपना अपना राज्य बना लिया। अपना अपना राज्य, स्वतंत्र राजा बन गए। कोई कहीं का बन गया, कोई कहीं का बन गया। तो इसे क्या कहा गया? इसे सामंतवाद कहा गया, इसे सामंत प्रथा कहा गया। सामंत प्रथा का विकास हो गया जब यूरोप में अनेक छोटे छोटे राज्य बन गए जिनके राजाओं के पास धन का अभाव था। तो राजाओं ने अपने राज्य की भूमि को अपने विश्वास पात्र, स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ सामंतों में बांट दिया।
जब राजा के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने पैसे की कमाई के लिए अपनी, क्योंकि देखो उस समय जमीन सारी की सारी किसके नियंत्रण में होती थी? राजा के नियंत्रण में होती थी। तो राजा ने अपने स्वामी भक्त, अपने विश्वास पात्र, अपने मतलब जो अजीज लोग थे उनको जमीनों का पट्टा दे दिया कि तुम लोग खेती करवाओ, तुम लोग खेती करवा कर जो पैसा आता है वो मुझे लाकर दो। मतलब उनको उसका केयर टेकर बना दिया, केयर टेकर, कि तुम देखो, तुम कराओ और जो बचता है मुझे लाकर दे दो, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? सामंतों से कहा, अपने विश्वास पात्र लोगों से कहा, जिन्हें बाद में जनता ने क्या कहा? सामंत कहा। सामंत, जिन्हें भारत में जमींदार कहा गया। जमींदार, या इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं लैंडलॉर्ड। क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड। समझ में आई बात? यही व्यवस्था सामंतवाद के नाम से जानी जाती है। यूरोप में धर्म प्रधान राजनीति थी। धर्म प्रधान राजनीति थी, मतलब जो धर्म का गुरु है। और आप जानते हैं यहां पर कौन सा धर्म प्रधान था? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में पंडित को क्या कहा जाता है? पॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर या पॉप। जैसे हमारे धर्म में मंदिर के पुजारी को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। उसी प्रकार से गिरजाघर में जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। तो यहां जो राजनीति थी यूरोप में 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य जो राजनीति हो रही थी वो धर्म प्रधान राजनीति थी। मतलब जो पोप कहता था वो सब मानते थे। राजा भी मानता था, सामंत भी मानता था, और जनता तो भगवान की तरह पोप को पूजती थी। उसकी बात को पत्थर की लकीर समझती थी। कौन? सामान्य जनता। किसकी बात को? पोप की बात को। समझ में आई बात? धर्म प्रधान राजनीति थे और मध्यकाल में पोप की धार्मिक सत्ता अत्यधिक शक्तिशाली थी। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। राजा, सामंत और चर्च एक दूसरे की शक्ति के पूरक बन गए और इसके सम्मिलित शोषण का शिकार बना जनसाधारण अथवा कृषक वर्ग। इन दोनों ने मिलकर, पोप ने मिलकर और राजा और सामंत ने मिलकर जनसाधारण और कृषक वर्ग का दबाकर शोषण किया। दबाकर शोषण किया। जनता अशिक्षित थी, जनसाधारण और कृषक अशिक्षित था, तो उसे कुछ धर्म का पता ही नहीं था। जो फादर कह देते थे, जो पोप कह देते थे, जनता उसे आंख मूंदकर भरोसा कर लेती थी। और राजा भी पोप के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर राजा जाने की हिम्मत कर देता, पोप साहब जनता को भड़का देते, तो राजा ऐसे ही खत्म हो जाता, सामंत ऐसे ही खत्म हो जाता। तो वो भी चुपचाप बैठे रहते थे और पोप को अपना काम करने देते थे। और गिरजाघर के पास बड़ी बड़ी जमीनें भी होती थी जिसपे जनता काम भी करती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी जनता कभी उसके खिलाफ नहीं जाती थी, क्योंकि धर्म का गुरु है वो। और अगर उसने कोई पाप श्राप दे दिया तो जिंदगी बर्बाद। क्योंकि उस समय लोगों में अशिक्षा थी, तो बहुत ज्यादा क्या था? भ्रम था कि अगर इसने कुछ कह दिया तो वो सत्य हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। समझ में आई बात? ये लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भ्रम था और इस भ्रम का फायदा कौन उठाता था? पोप, राजा और सामंत। ये तीनों लोग इसका खूब फायदा उठाकर जनसाधारण और कृषि वर्ग को खूब लूटते थे। ठीक है, आगे सुनो। इस अध्याय का केंद्र बिंदु है 3 वर्ग। इसमें हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से। कौन सी 3 सामाजिक श्रेणी? ईसाई पादरी, भूमि धारक अभिजात वर्ग जिसके पास जमीन का मालिकाना अधिकार था, और कृषक। इन 3 वर्गों के संबंध समय समय पर बदलते रहे और इन्हीं बदलते हुए संबंधों ने यूरोप के भविष्य के इतिहास का निर्माण किया। तो चल रहे हैं इन 3 वर्गों के, इन 3 आर्थिक आधार पर बड़ी श्रेणियों की चर्चा करने, इन तीनों के विस्तार पूर्वक जानने कि इन्होंने किस प्रकार से यूरोप के भविष्य के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। आज हम चल रहे हैं इसी को विस्तार पूर्वक जानने और समझने। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब हमें कहां से पता चला है? इसका स्रोत क्या है?
कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमें यूरोप के 9वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में बताया है, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके माध्यम से हमें यूरोप के इस इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आइए, प्रारंभ में सामंतवाद का विधिवत इतिहास नहीं लिखा गया था, परंतु इस संबंध में लिख पाने में यूरोपीय इतिहासकार पिछले लगभग 100 वर्षों में समर्थ हो पाए हैं। उन्होंने चर्च में मिलने वाले विभिन्न जन्म, मृत्यु एवं विवाह के अभिलेखों एवं भू स्वामित्व के विवरणों से संबंधित दस्तावेजों आदि का आधार बनाकर अपने लेखन के लिए सामग्री जुटाने का प्रयास किया है। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले विद्वानों में मार्क ब्लूच का नाम उल्लेखनीय है। मार्क ब्लूच फ्रांस के विद्वानों के उस वर्ग में थे जो यह मानते थे कि इतिहास केवल राजनीतिक क्रियाकलापों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और घटनाओं तथा कुछ महान व्यक्तियों के जीवन तक सीमित ना होकर वह इससे भी कुछ अधिक है। तो ये लोग हैं। पहले के शुरू के वर्षों में इतिहास नहीं लिखा गया था, इनका भी इतिहास नहीं लिखा गया था, लेकिन आने वाले समय में इस पर काम किया गया और इस श्रेणी का भी इतिहास लिखा जाने लगा। तो जो यह है आपके मार्क ब्लूच, इनका मानना था कि इतिहास सिर्फ राजनीतिक क्रियाकलाप या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध और यही नहीं होते, इससे भी कहीं कुछ आगे भी होता है। इतिहास में जब तक जनसाधारण सम्मिलित ना हो तब तक उस इतिहास का कोई महत्व नहीं होता है। इतिहास तब बनता है जब उसमें जनसाधारण भी सम्मिलित होता है। जब तक जनसाधारण सम्मिलित नहीं है उस इतिहास का कोई महत्व नहीं है, उस इतिहास का कोई महत्व, कोई तत्व नहीं रहता है। अगर इतिहास को इतिहास बनाना है तो उसमें जनसाधारण को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। ठीक है। ब्लूच की पुस्तक सामंती समाज 900 से 1300 ईसा के मध्य की जन संस्कृति पर सुंदर प्रकाश डालती है। इसमें फ्रांस में श्रेणियों, भूमि प्रबंधन तथा सामाजिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई है। ब्लूच संभवतः कुछ और शोध करते यदि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या न कर दी गई होती। समझ में आई बात? अगर ब्लूच की हत्या नहीं हुई होती तो और रिसर्च करते और चीजें उजागर करते हमारे सामने 9वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के यूरोप के बारे में। ठीक है। सामंतवाद का परिचय, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि सामंतवाद क्या है, किसे कहते हैं सामंतवाद, किस चीज को माना जाता है सामंतवाद। सबसे पहले तो ये जान लो आप और ये पूरी की पूरी जनता कि सामंतवाद कहते किस चीज को है, किस उड़ती चिड़िया का नाम है सामंतवाद। समझ में आई बात? जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं और समझते हैं कि सामंतवाद किस उड़ती चिड़िया का नाम है, किस उड़ती चिड़िया का नाम सामंतवाद है। ठीक है। मध्य युग का सही समय निर्धारण तो महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियों के आधार पर किया जा सकता है। रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ है? 476 ईसा में, 476। तुर्कों का कुस्तुतनिया पर अधिकार कब हुआ है? 1453 ईसा में। इन दो तिथियों के बीच का काल यूरोप में मध्य युग माना जाता है। कब से कब का? 476 से लेकर 1453 के बीच का जो समय काल है इसे यूरोप का मध्यकाल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यूरोप का मध्यकाल। क्या कहा जाता है? यूरोप का मध्यकाल। ठीक है। माना जा सकता है मध्यकालीन यूरोप की एक प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद। मध्यकालीन यूरोप की सबसे बड़ी विशेषता थी, क्या थी? सामंतवाद। मतलब आर्थिक आधार पर लोगों का शोषण, आर्थिक आधार पर इस मध्यकाल में लोगों का शोषण किया गया है। कुछ लोगों के पास जमीन का पूरा नियंत्रण था और कुछ लोग नौकरों की भांति या कहिए दासों की भांति उनकी सेवा में लगे रहते थे।
लगे रहते थे। समझ में आई बात? सुनिएगा। सामंत शब्द जर्मन फ्लूइड से बना है, जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा, और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में भी विकसित हुआ। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं विधिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। ठीक है, किया जाता रहा है। हुआ यह कि यूरोप में अनेकों छोटे छोटे राज्य बन गए, जिनके 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 राजाओं के पास धन का अभाव था, जिनके राजाओं के पास धन का अभाव था। इसलिए उन्होंने राज्य की भूमि को अपने विश्वास पात्र स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ सामंतों में बांट दिया, क्योंकि राज्य की संपूर्ण भूमि पर राजा का अधिकार था। सुन रहे हो ना? राज्य की संपूर्ण भूमि पर किसका अधिकार था? राजा का अधिकार था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने विश्वास पात्र, स्वामी भक्त और कर्तव्यनिष्ठ अमीर लोगों को भूमि बांट दी। और फिर क्या हुआ? सामंतों को जो अधिकार राजा से प्राप्त थे उन्हें सामंती अधिकार कहते थे। राजा को अपनी तथा प्रजा की सुरक्षा के लिए हमेशा ही अस्थायी सेना की आवश्यकता बनी रहती थी, परंतु ना तो वह अस्थायी रूप से इतनी विशाल सेना रख सकता था और ना ही एक विशाल अस्थायी सेना का आर्थिक भार वहन कर सकने लायक उसके पास धन ही होता था। जो ये लोग बाद में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो लोग राजा महाराजा बने, उनके पास पैसा नहीं था। तो भाई देश चलाना है तो सेना तो रखनी पड़ेगी, और जनता की ख्याल रखने के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए सेना रखनी पड़ेगी। इनके पास इतना पैसा था ही नहीं, इतना पैसा था ही नहीं। तो इन्होंने अपनी ये जो भूमि थी इसको अपने विश्वास पात्र अमीर लोगों को बांटी और उन्हें यह अधिकार दिया कि आप इन पर खेती बाड़ी कराइए और अपने पास एक अस्थाई सेना भी रखिए, और जब मुझे जरूरत पड़े आप उस सेना को मेरे पास भेज दीजिए, बस और कुछ नहीं। साल भर में आइए, मेरे लिए भेंट लेकर आइए, बस। आगे सुनो तो पता चलेगा। इसीलिए राजा ने अपना यह दायित्व सामंतों में बांट दिया। यह व्यवस्था यूरोप में सामंतवाद के नाम से जानी जाती है। इसी व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसमें राजा ने अपने दायित्व को अपने विश्वास पात्र अमीर लोगों को हस्तांतरित कर दिए और उन्हें यह कहा कि आप मेरे बदले उन कामों को अंजाम दीजिए जो मैं करता था। इसी व्यवस्था को सामंतवाद कहा गया। कहां पर? यूरोप में। ठीक है, आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद एक प्रकार की व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित थी। कृषक अपने लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे और उससे श्रम सेवा प्रदान करते थे, जिसके बदले में लॉर्ड उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। इतना ही नहीं, लॉर्डों को अपने कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे, जो कुछ सीमा तक कृषकों के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी लागू होते थे। सामंतवाद की जड़ें यद्यपि रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा सॉरलमैन के समय में दिखाई पड़ जाती है, परंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि जीवन की सुनिश्चित विधि के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। देखो, लक्षण पहले से ही रहते पर वो प्रकट थोड़े समय बाद होते हैं। लक्षण पहले से ही रहते लेकिन वो प्रकट थोड़े समय बाद हो जाते हैं, जैसे कि यहां पर होता है। तो ये बात आप समझिए कि पहले भी ये चीजें थी, लेकिन जो 11वीं शताब्दी या 9वीं या 10वीं शताब्दी के बाद में यूरोप में परिवर्तित हुआ सामंतवाद का स्वरूप, वो बहुत अलग था। वो क्या था? बहुत अलग था, बहुत ही क्या था? शोषण युक्त था। लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, जो कि सरासर नाइंसाफी थी, सरासर नाइंसाफी थी। उनके साथ उनके मतलब मनुष्य को मनुष्य ना समझ के जानवर समझ के,
जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता था इन लोगों के साथ। किन लोगों के साथ? किसानों के साथ, जन साधारण के साथ। उनको जानवरों की भांति रखा ज्यादा, जानवरों से भी बदतर। अभी आप जब पढ़ोगे ना तब आप बहुत विस्तार पूर्वक जान सकोगे कि कैसे उनको रखा गया था, किस प्रकार से उनकी दुर्दशा की जाती थी। किसकी? जनता की। जनता की किस प्रकार से दशा की जाती थी। आइए सबसे पहले तो समझते हैं तीन वर्ग। कौन कौन आता है इस तीन वर्ग में? ठीक है। फ्रांस में सामान्यतः यह माना जाता था कि प्रत्येक वर्ग कार्य के आधार पर तीन में से किसी एक वर्ग का सदस्य होता है। फ्रांस में एक कहावत भी प्रचलित थी कि पादरी प्रार्थना करते हैं, सामंत लड़ते हैं और जनसाधारण भुगतान करते हैं। ठीक है, मतलब पादरी प्रार्थना करता है, सामंत जनता की सुरक्षा करता है और जनसाधारण इन दोनों को इस काम के लिए भुगतान देता है। मतलब इनकी सेवा के बदले में इनको अपनी जो चीजें वो उगाता है वो चीजें इनको देता है। ठीक है। यह कथन या कहावत मोटे तौर पर फ्रांसीसी समाज के तीन वर्गों अभिजात, पादरी और कृषक में विभाजन की ओर संकेत करती है। तो आइए जानते हैं प्रथम वर्ग मतलब पादरी वर्ग के बारे में। क्या करता था पादरी वर्ग? कौन सी सेवाएं देता था? जान लो आप भी। समाज का प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था। पादरी वर्ग में बिशप और पादरी आते थे जो यूरोप के ईसाई समाज का मार्गदर्शन करते थे। बिशप और पादरी आते थे और ये क्या काम करते थे? ईसाई समाज का मार्गदर्शन करते थे। संपूर्ण मध्य युग में चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी जिसके पास पर्याप्त भूमि थी। चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी और इसके पास पर्याप्त भूमि थी। भूमि थी तो मतलब ताकतवर बहुत था। उस समय कमाई का सबसे बड़ा साधन क्या था? जमीन। जमीन था, क्योंकि कृषि ही सबका प्राथमिक व्यवसाय था। किसानी ही सबसे प्राथमिक कामकाज था। और कृषि कहां होगी? कृषि जमीन पर ही होगी, कहीं आसमान तो होने वाली नहीं। तो इसीलिए चर्च बहुत आर्थिक तौर पर भी मजबूत था और धार्मिक तौर पर मजबूत था ही था। लोग अशिक्षित थे, जो फादर साहब कह देते थे, जो पोप साहब कह देते थे, जो पादरी कह देता था, उसे ही ईश्वर का फरमान मान लिया जाता था। उसे ही ईश्वर का फरमान मान लिया जाता था। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस भूमि से ये कर उगा सकते थे। चर्च ने के अपने नियम थे जिनका उल्लंघन करने का राजा तक भी प्रयास नहीं करता था। सुन रहे? राजा की भी औकात नहीं थी कि वो चर्च के आदेशों की अवहेलना कर दे। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में चर्च और उससे संबंधित विधि विधानों का महत्व था। इंसान जब पैदा होता था और जब तक इस धरती पर सांस लेता रहता था तब तक उसके जीवन का संबंध चर्च से जुड़ा रहता था। मरने तक उसका चर्च से संबंध जुड़ा रहता था। आप जान लो कि आपके जीवन में चर्च का क्या महत्व रहा होगा। फिर आपके जीवन के हर पहलू पर चर्च का नियंत्रण था और हर संडे आपको चर्च में जाना ही जाना था। और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको धर्म के खिलाफ मान लिया जाएगा और आपको सूली पर चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे सुनो। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चर्च की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। राजा द्वारा प्रदत्त भूमि पर करारोपण के अतिरिक्त चर्च की आय के अन्य बहुत सारे साधन थे। समय समय पर दिए गए दान तथा अमीरों द्वारा अपने कल्याण तथा मरणोपरांत अपने संबंधियों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला धन भी चर्च की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। मतलब चर्च के पास कमाई के बहुत सारे साधन थे, बहुत सारे तरीके थे और बहुत मोटी कमाई करता था। कौन? चर्च। चर्च के पास कमाई के कोई कम तरीके नहीं थे, बहुत से तरीके थे और चर्च मोटा पैसा छापता था, बहुत ही मोटा पैसा छापता था। मोटा पैसा मतलब बहुत ही मोटा पैसा छापता था। कौन? चर्च। ठीक है।
चर्च द्वारा कृषकों पर एक कर भी लगाया जाता था जो उनकी आय का 10वां भाग होता था, जिससे टाइथ टाइथ कहा जाता था। चर्च किसानों की आय पर उनकी आय का 10वां भाग उनसे लेता था। मतलब अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए आपको अपनी कमाई का चर्च को भी देना पड़ता था। तो चर्च के पास कमाई के बहुत सारे साधन थे, बहुत सारे साधन थे, कमाई के उसके ऑप्शन कम नहीं थे। आगे सुनो, प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। सुन लो, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों, कृषि दासों तथा स्त्रियों पर पादरी बनने के संबंध में प्रतिबंध था। पादरी बनने वाले पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। कौन कौन नहीं बन सकता था पादरी? जो शारीरिक रूप से अपंग है, जो कृषि दास है, मतलब जो किसानी में दास बन गया है, और स्त्रियां पादरी नहीं बन सकती थी। और जो पादरी बनेगा वो कभी विवाह नहीं कर सकता था। भिक्षु, भिक्षु कौन है ये भी जान लो, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, सुनना भी इनको भी ध्यान से। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ ऐसे भी अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति होते थे जो पादरियों की तरह नगरों और गांवों में तथा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करते थे और एकांत जीवन व्यतीत करना पसंद करते थे। ये मनुष्यों की आबादी से दूर एबी अथवा मठों में रहते थे। पुरुषों और स्त्रियों के, मतलब जैसे हमारे संत महात्मा लोग होते हैं, जो साधु सन्यासी लोग होते हैं, उसी प्रकार के ये भी लोग होते थे। और ये भी कहां रहना पसंद करते थे? जहां समाज नहीं रहता था। ये लोग दूर दूर मठों में, जंगलों में अपना निवास करते थे। मतलब ये लोग सामाजिक जीवन से दूर जाकर अपने आप को रखते थे। ठीक है, इनको कहा जाता था भिक्षु। ये लोग कमा कर नहीं मांग कर खाने में विश्वास करते थे। ठीक है, लोग जितना दे देते थे उतना ही। हपस नहीं थी, हपस लालच नहीं था। जिसे हपस मैं कह रहा हूं, लालच नाम की चीज नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ चीजें बदलती हैं। पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग एबी होते थे। स्त्रियां भी भिक्षुणी बन सकती थी। पुरुष भिक्षुओं को मोक तथा स्त्रियों को नन कहा जाता था। पुरुषों को क्या कहते थे? मोंक क्या कहते थे? मोंक। और स्त्रियों को क्या कहते थे? नन्स कहा जाता था। पादरियों के ही समान भिक्षु और भिक्षुणियों भी विवाह नहीं कर सकते थे। भिक्षुणियां अपना सारा समय ही नहीं, वह संपूर्ण जीवन भी प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेते थे। उस समय के कुछ मठ अत्यधिक प्रसिद्ध हुए, जिनमें दो प्रमुख थे। इटली का सेंट बेनेडिक्ट मठ, जिसकी स्थापना 529 ईस्वी में हुई थी, और दूसरा था 910 ईस्वी में बरगुंडी में स्थापित क्लोरनी। ये दो सबसे प्रसिद्ध मठ थे। ठीक है, जो प्रसिद्ध हुए। एक था आपका इटली में और एक था आपका बरगुंडी में। ठीक है, प्रारंभ में मठ छोटे छोटे होते थे जो बाद में बहुत विशाल हो गए। इनमें भिक्षु भिक्षुणियों की संख्या तो बढ़ी ही, साथ ही इनकी जागीरों में भी वृद्धि हो गई तथा इमारतें भी बड़ी बड़ी बन गई। धीरे धीरे इनके साथ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी संबंधित हो गए। इन समुदायों ने शिक्षा एवं कला के विकास में अत्यधिक योगदान दिया। 13वीं शताब्दी से भिक्षुओं के कुछ समूह ऐसे भी हुए जिन्होंने मठों में न रहकर घूम घूम कर उपदेश देने का निर्णय लिया, जिन्हें फियर कहा जाता था। ये घूम घूम कर उपदेश देते थे एवं दान से अपनी आजीविका चलाते थे। जिस प्रकार भारतवर्ष में बौद्ध धर्म में मठों तथा भिक्षु भिक्षुणियों के आचार विचार तथा मठों के जीवन में भ्रष्टाचार का समावेश हो गया था, उसी प्रकार 14वीं शताब्दी तक आते आते ईसाई मठों में भी यही स्थिति हो गई। भिक्षुओं का जीवन भी विलासितापूर्ण और आराम तलब होने लगा।
तथा उनमें भ्रष्टाचार भी प्रवेश कर गया। चार्ल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द कैटरबर्टी टेल्स में भिक्षु भिक्षुणियों तथा फायर का हास्यास्पद चित्रण किया है। मतलब समय के साथ जैसे इनकी संपत्ति में वृद्धि हुई, जैसे इनका समाज में प्रभाव बढ़ा, वैसे ही इनके चरित्र में गिरावट आ गई। इनका चरित्र गिर गया, ये भ्रष्ट हो गए, ये आरामदायक जीवन जीने लगे। भिक्षु भिक्षुणियों को तो कष्टदायी जीवन जीने का आदत होनी चाहिए ना, मतलब उनको वो सामाजिक तौर पर सामाजिक चीजों से अपना लगाव नहीं रखते। हम जिस प्रकार का जीवन, हम जिस प्रकार के वस्त्र धारण, हम फैशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम चोचले करते हैं ना, उनको चोचले करने का अधिकार नहीं होता। ये नियम होता है कि वो चोचले नहीं करेंगे, सामाजिक चोचलों में नहीं पड़ेंगे, ये माना जाता है। लेकिन वो 13वीं शताब्दी के बाद उनके चरित्र में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ जाती है। वो उस प्रकार के कामों में संलग्न हो जाते हैं जिन कामों को सामाजिक काम माना जाता है, जिन कामों को जन सामान्य करता है, उन कामों को वो लोग करने लग जाते हैं, जो कि समाज में एक सामाजिक गिरावट का बहुत बड़ा परिणाम बनता है। समझ में आई बात? बहुत बड़ा कारण बनता है, और ये समाज के और चरित्र के गिरावट की सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? आज इनके बारे में पढ़ेंगे, कल हम किनके बारे में पढ़ेंगे? सामंतों के बारे में और कृषि समाज के बारे में। तो ये आपने जान लिया कि ये जो पादरी वर्ग था, इसका धर्म पर बहुत ज्यादा नियंत्रण था, ये समाज का मार्गदर्शन करता था। राजा भी इनके खिलाफ नहीं जा सकता था, और जनता तो इनके खिलाफ जाने की कोई चेष्टा ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो अशिक्षित थी, और कमाई का इनके पास बहुत ज्यादा साधन थे। कमाई इंसान के जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका संबंध चर्च से जुड़ा हुआ था। चर्च के बिना ना जन्म हो सकता है, ना मृत्यु हो सकती। हो तो जाओगे, लेकिन सामाजिक तौर पर आपकी स्वीकृति नहीं होगी। समझ में आई बात? तो रहना तो आपको समाज में है ना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।